शक्तिशाली शत्रु से उसी प्रकार बचना चाहिए जिस प्रकार हाथी से बचा जाता है। चाणक्य नीति का ये प्राचीन सूत्र शायद दक्षिण भारत के 18वीं सदी के जटिल शक्ति संघर्षों पर भी सटीक बैठता है। नमस्कार, और हमारी आज की इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए दैनिक महत्वपूर्ण विषयों की गहन चर्चा श्रृंखला का हिस्सा है, जो मेंस और प्रीलिम्स मतलब दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है, और साथ ही इतिहास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञानवर्धक है। आज हम गहराई से उतर रहे हैं अंग्रेज मैसूर युद्धों की कहानी में, और खास तौर पर उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनसे टीपू सुल्तान के पतन की शुरुआत हुई। हमारी इस चर्चा का आधार है scroll.in में प्रकाशित एक लेख के महत्वपूर्ण अंश। लेख का शीर्षक है द एंग्लो मैसूर वॉर्स एंड टीपू सुल्तान्स डिक्लाइन। ये लेख तीसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध के इर्द गिर्द की घटनाओं और उनकी पृष्ठभूमि पर रोशनी डालता है। विस्तारवादी इरादे और कैसे मैसूर को उनके रास्ते की एक बड़ी चट्टान के रूप में देखा गया, इसका विश्लेषण है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? अक्सर इतिहास की बड़ी घटनाओं की जड़ें पिछली संधियों और असंतोष में छिपी होती हैं। यहाँ मामला मंगलौर की संधि का है, जो दूसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। अंग्रेज इस संधि के नतीजों से, खासकर टीपू की बढ़त से, बिल्कुल खुश नहीं थे और एक नए टकराव का वो अवसर तलाश रहे थे। त्रावणकोर का विवाद उन्हें ठीक वैसा ही बहाना दे गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले युद्ध से ठीक पहले के तनाव को समझना जरूरी है। जैसा कि लेख इशारा करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा साफ थी। वो मंगलौर संधि को निष्प्रभावी करना चाहते थे। उस समय के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस के लिए ये मामला व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में यॉर्कटाउन में उनकी हार ने उनकी सैन्य साख पर वो एक तरह से बट्टा लगा दिया था, और वे भारत में एक निर्णायक जीत हासिल करके उस दाग को धोना चाहते थे। उन्होंने दक्षिण भारत में तैनात अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रखे थे, मैसूर की तरफ से होने वाली किसी भी छोटी सी भूल, किसी भी छोटी सी हरकत पर कड़ी नजर रखो, ताकि उसे बहाना बनाकर युद्ध छेड़ा जा सके। हाँ, और तभी त्रावणकोर के साथ टीपू का विवाद सामने आया। जी, वो कॉर्नवालिस के लिए एकदम, जिसे कहते हैं, सोने पर सुहागा जैसा था। बिल्कुल सही। और इस त्रावणकोर विवाद की जड़ें केरल की तत्कालीन राजनीति और उसमें मैसूर के बढ़ते दखल में थीं। लेख हमें याद दिलाता है कि टीपू के पिता हैदर अली ने 1760 के दशक के मध्य में ही मालाबार तट यानी उत्तरी और मध्य केरल के कई छोटे राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि कोचीन जैसी रणनीतिक रूप से अहम रियासत को भी मैसूर को सालाना खिराज मतलब एक तरह का नजराना या टैक्स देने पर मजबूर होना पड़ा था। इसका सबसे बड़ा फायदा मैसूर को ये मिला कि उसे पश्चिम में समुद्र तक सीधी पहुंच मिल गई, जो व्यापार और नौसैनिक शक्ति मतलब दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। केरल उस समय कई छोटी रियासतों में बटा था, जिनमें आपसी संघर्ष चलते रहते थे। जैसे 1757 में जब कालीकट के शासक जमोरिन ने पड़ोसी पलक्कड़, जिसे पालघाट भी कहते हैं, पर हमला किया, तो पलक्कड़ के राजा ने मैसूर से मदद मांगी। उस समय हैदर अली डिंडीगुल के फौजदार थे और मैसूर के तत्कालीन शासक दलवई ने उन्हें भेजा। हैदर अली के हस्तक्षेप ने कालीकट को पीछे हटने पर मजबूर किया। ये केरल की राजनीति में हैदर अली का पहला बड़ा दखल था, जो 1761 में उनके मैसूर के वास्तविक शासक बनने के बाद और तेज हो गया। 1766 तक तो उन्होंने उत्तरी केरल के बड़े हिस्से को सीधे मैसूर राज्य में मिला लिया था। इस विस्तार का एक नतीजा ये हुआ कि कई स्थानीय शासक और उनके परिवार विस्थापित होकर दक्षिण में त्रावणकोर राज्य में शरण लेने लगे। त्रावणकोर खुद भी इस दौरान एक ताकतवर क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरा था। इन शरणार्थियों को पनाह देने से त्रावणकोर और मैसूर के बीच तनाव बढ़ना का लाजमी था, और ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि त्रावणकोर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पहले से ही वो साठगांठ थी, और वे 1760 के दशक के अंत से ही मिलकर मालाबार पर मैसूर के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो ये पृष्ठभूमि थी, और फिर आई वो चिंगारी जिसने आग लगा दी, निदुमकोटा विवाद। लेख बताता है कि यही तीसरे युद्ध का तात्कालिक कारण बना। निदुमकोटा क्या था? ये त्रावणकोर की उत्तरी सीमा पर बनी किलेबंदी की एक लंबी कतार थी, कोचीन राज्य से लेकर पश्चिमी घाट तक फैली एक रक्षात्मक दीवार, जो शायद डच प्रभाव में 1760 के दशक के मध्य से बढ़नी शुरू हुई थी, संभवतः मैसूर के बढ़ते खतरे को भांपते हुए।
विवाद तब खड़ा हुआ जब त्रावणकोर के राजा धर्मराजा राम वर्मा ने इन किलेबंदियों का विस्तार डचों से खरीदे गए कुछ किलों तक कर दिया, जो तकनीकी रूप से कोचीन राज्य के क्षेत्र में आते थे, और कोचीन उस समय मैसूर को खिराज देता था। टीपू सुल्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और कड़ा विरोध जताया। यहां से स्थिति तेजी से बिगड़ी। 1789 के अंत से लेकर मई 1790 तक कई महीनों तक टीपू की सेना और त्रावणकोर की सेना के बीच इस इलाके में वो झड़पें चलती रहीं। और यही वो बहाना था जिसका कॉर्नवालिस इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बात की ओर भी इशारा करता है कि त्रावणकोर की इन कार्रवाइयों के पीछे, जिन्होंने जानबूझकर तनाव को बढ़ाया, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोत्साहन भी हो सकता है। क्या ये संभव है कि कंपनी पर्दे के पीछे से त्रावणकोर को उकसा रही थी? इसकी पूरी संभावना है। कंपनी की रणनीति अक्सर ऐसी ही होती थी, दो भारतीय शक्तियों को भिड़ाना और फिर एक का पक्ष लेकर अपने हित साधना। त्रावणकोर को उकसाकर कंपनी ने न केवल टीपू को युद्ध के लिए मजबूर किया, बल्कि खुद को त्रावणकोर के रक्षक के रूप में पेश करने का अनैतिक आधार भी तैयार कर लिया। इसी बहाने के साथ 1789 में तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध शुरू हो गया। इस बार समीकरण टीपू के खिलाफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी, उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम को भी अपने साथ मिला लिया था, जिन्हें टीपू के बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि टीपू को एक विशाल गठबंधन का सामना करना था, और वो भी कई मोर्चों पर एक साथ। उत्तर में मराठा और निजाम, पूर्व में कंपनी की सेना और दक्षिण पश्चिम में एक शत्रुतापूर्ण त्रावणकोर। ये किसी भी शासक के लिए एक वो दुस्वप्न जैसी स्थिति थी। इन चुनौतियों के बावजूद टीपू ने शुरुआती दौर में मजबूत प्रतिरोध दिखाया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हाँ, वो एक कुशल सेनापति थे। बिल्कुल। मई 1791 में तो एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कॉर्नवालिस के नेतृत्व वाली मुख्य ब्रिटिश सेना को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, जिसे अंग्रेज सेरिंगापट्टनम कहते थे, के बाहरी इलाके में लगभग घेर ही लिया था। कॉर्नवालिस कुछ महीने पहले कब्जाए गए बेंगलोर से श्रीरंगपट्टनम पर निर्णायक हमला करने के इरादे से आया था, लेकिन रसद की कमी और टीपू के छापेमार हमलों के कारण ये अभियान बुरी तरह विफल रहा। कॉर्नवालिस को भारी मन से पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। वापसी इतनी हड़बड़ी में हुई कि उन्हें अपने कई भारी तोपखाने और साजो सामान को नष्ट करना पड़ा, ताकि वे टीपू के हाथ न लगें। जी हाँ, यह कॉर्नवालिस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी, खासकर अमेरिका में हुई हार के बाद। जब इस वापसी की खबर ब्रिटेन पहुंची तो वहां की जनता और प्रेस ने उनका खूब मजाक उड़ाया। लोगों को यॉर्कटाउन की हार तुरंत याद आ गई। लेख बताता है कि उस समय के मशहूर व्यंग्य चित्रकारों ने इस पर खूब चुटकियां ली। जेम्स गिलरे, जो अपनी तीखे राजनीतिक कार्टूनों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक कार्टून बनाया, द कमिंग ऑन ऑफ द मॉनसून्स। इसमें टीपू को किले की दीवार से भागते हुए ब्रिटिश सैनिकों पर पेशाब करते हुए दिखाया गया है, जबकि कॉर्नवालिस एक खच्चर पर बैठकर भाग रहा है। हाँ, और एक और कार्टूनिस्ट आइजैक क्रूकशैंक ने भी इसी तरह का एक व्यंग्य चित्र बनाया था। ये कार्टून सिर्फ मजाक नहीं थे, वो दिखाते हैं कि टीपू सुल्तान उस दौर की ब्रिटिश जनमानस, मतलब लोकप्रिय कल्पना में कितने गहरे तक पैठ बना चुके थे। एक दुर्जय, खतरनाक और कहीं ना कहीं सम्मानजनक शत्रु के रूप में। हाँ, लेकिन कॉर्नवालिस की सेना सिर्फ पीछे हटी थी, हारी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। 8 महीने बाद फरवरी 1792 में ब्रिटिश सेना अपने सहयोगियों हैदराबाद और मराठों की विशाल सेनाओं के साथ पहले से कहीं अधिक ताकत के साथ श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर फिर से आ धमकी। इस बार मैसूर के लिए इस तिहरे हमले का सामना करना असंभव था। राजधानी घिर चुकी थी और रसद खत्म हो रही थी। कोई बाहरी मदद की उम्मीद नहीं थी। अंततः टीपू सुल्तान को, मेरा मतलब है टीपू को, शांति की पेशकश करनी पड़ी। इसका नतीजा था श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में। ये संधि मैसूर के लिए किसी आपदा से कम नहीं थी। इसकी शर्तें अपमानजनक और कमर तोड़ देने वाली थीं। पहला, मैसूर को अपना लगभग आधा क्षेत्र विजेताओं को सौंपना पड़ा। कंपनी को मालाबार तट, डिंडीगुल और बारामहल मतलब सलेम क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण इलाके मिले, जिनसे उनकी पकड़ दक्षिण भारत में और मजबूत हो गई।
कुर्ग के छोटे से राज्य को मैसूर के नियंत्रण से निकालकर ब्रिटिश संरक्षण, जिसे प्रोटेक्टोरेट कहते हैं, में ले लिया गया। जिसका मतलब था कि उसके बाहरी मामले अब ब्रिटिश नियंत्रण में थे। बिल्कुल, बाकी हिस्सा निजाम और मराठों में बांट दिया गया। दूसरा, मैसूर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का भारी हर्जाना लगाया गया। ये रकम इतनी बड़ी थी कि लेख के अनुसार ये उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कंपनी के सबसे अमीर प्रांत थे, के कुल वार्षिक राजस्व के लगभग बराबर थी। बाप रे, इसे चुकाने के लिए तो टीपू को अपना खजाना खाली करना पड़ा होगा। जी हाँ, ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये मैसूर को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की सोची समझी रणनीति थी। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा अपमानजनक था, संधि की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए टीपू को अपने 3 बड़े बेटों में से 2, 10 वर्षीय अब्दुल खालिक और 8 वर्षीय मुइज उद्दीन को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। जब तक हर्जाने की पूरी रकम अदा नहीं हो जाती, ये बच्चे कंपनी की हिरासत में रहने थे। इसका व्यापक तस्वीर से क्या संबंध? इस संधि ने मैसूर की सैन्य और आर्थिक शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया और टीपू के पतन की नींव रखी। अपने मासूम बेटों को दुश्मन के हवाले करने का वो दृश्य, ये कितना मार्मिक और हृदय विदारक रहा होगा। लेख बताता है कि ये दृश्य उस सदी के अंत में ब्रिटिश और यूरोपीय औपनिवेशिक कला का एक बहुत लोकप्रिय विषय बन गया। कई पेंटिंग्स और नक्काशी में इसे दर्शाया गया। ये दिखाता है कि टीपू सुल्तान को लेकर ब्रिटिश कल्पना में कैसा जुनून था, जो हार के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत त्रासदी भी थी। और उन बच्चों का क्या हुआ? लेख हमें बताता है कि इनमें से एक बेटे मुइजुद्दीन का बाद का जीवन भी आसान नहीं रहा। हर्जाना चुकाने के बाद वे वापस तो आ गए, लेकिन 1799 में टीपू की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वेल्लोर में नजरबंद कर दिया गया। 14 साल बाद 1806 में, जब वे लगभग 20 वर्ष के थे, उन पर वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह को सीधा प्रोत्साहन देने का गंभीर आरोप लगा। अच्छा। विद्रोह को बेरहमी से कुचलने के बाद मुइजुद्दीन को सजा के तौर पर कलकत्ता की जेल में डाल दिया गया, जबकि बाकी परिवार को कलकत्ता के पास एक गांव में निर्वासित कर दिया गया। वे कई सालों तक जेल में रहे। उनकी ये लंबी और एकाकी कैद की कहानी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आज भी श्रीरंगपटना में आम लोगों में ये धारणा प्रचलित है कि अंग्रेज टीपू के बेटों को ले गए और गुप्त रूप से मार डाला, वे सब शहीद हो गए। ये ऐतिहासिक तथ्य और लोक स्मृति के बीच के अंतर को दिखाता है। इस निर्वासन और गुमनामी की त्रासदी पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार पार्थ चटर्जी का एक उद्धरण लेख में दिया गया है। 1000 मील दूर निर्वासन आखिरकार मौत से कुछ ही कम था। बाद में, जैसा कि हम जानते हैं, 1799 में चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए और मैसूर राज्य का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये कहानी सिर्फ एक राज्य के पतन की नहीं, बल्कि व्यक्तिगत त्रासदियों, राजनीतिक चालों और साम्राज्यवाद के क्रूर चेहरे की भी है। बिल्कुल। तो अगर हम इस चर्चा और scroll.in के लेख के अंशों को समेटें, तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निरंतर विस्तारवाद और मैसूर का उनके रास्ते में एक बड़ी बाधा के रूप में उभरना। दूसरा, केरल, विशेषकर मालाबार तट और त्रावणकोर का रणनीतिक महत्व, समुद्र तक पहुंच और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए। तीसरा, कैसे निदुमकोट्टा विवाद को तीसरे युद्ध के लिए एक सुविधाजनक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसमें संभवतः कंपनी की परोक्ष भूमिका थी। चौथा, श्रीरंगपट्टनम की संधि की अत्यधिक कठोर शर्तें, जिसने मैसूर को सैन्य और आर्थिक रूप से अपंग बना दिया। और पांचवां, इस पूरे संघर्ष की भारी मानवीय कीमत, चाहे वो युद्ध में मारे गए सैनिक हो, बंधक बनाए गए बच्चे हों, टीपू की अपनी अंतिम मृत्यु हो या उनके परिवार का लंबा निर्वासन। लेख इन सभी पहलुओं को उजागर करता है और हमें उस दौर की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इस चर्चा से कई महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। औपनिवेशिक विस्तार की रणनीतियां, जैसे बहाने ढूंढना। हाँ, और संधियों के दूरगामी निहितार्थ। बिल्कुल, जैसे श्रीरंगपटना संधि, क्षेत्रीय शक्तियों की आपसी राजनीति,
मैसूर मराठा निजाम, त्रावणकोर के बदलते संबंध और टीपू सुल्तान व कॉर्नवालिस जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों का मूल्यांकन, ये सभी विषय मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। जैसा कि हमने कहा, ये हमारी दैनिक विश्लेषण श्रृंखला का हिस्सा है जो ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित हैं। और आम श्रोताओं के लिए ये दक्षिण भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण और नाटकीय अध्याय को जानने का अवसर है, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को और मजबूत किया। और यहाँ एक विचार करने योग्य प्रश्न उठता है जो सीधे तौर पर लेख में संबोधित नहीं है, लेकिन उससे प्रेरित है। इस पूरी कहानी में त्रावणकोर के शासक धर्मराजा राम वर्मा की कार्यवाहियों को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्या उनकी नीतियां, जो अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के अनुरूप दिखती थीं, रणनीतिक मजबूरियों का परिणाम थीं, या वे सक्रिय रूप से टीपू को उकसा रहे थे, शायद कंपनी के इशारे पर? इतिहास की व्याख्या में ऐसे सवाल अक्सर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। ये वास्तव में एक पेचीदा सवाल है और श्रोताओं को इस पर विचार करने के लिए छोड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको एक गहन पड़ताल पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई सवाल हैं या आप भविष्य में किसी और विषय पर ऐसी ही विस्तृत चर्चा सुनना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई अंतर्दृष्टि के साथ। धन्यवाद।